कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 सेट ए के उत्तर हैं अथवा सहित। चलिए इनको देखते हैं। तो ये प्रश्न जो है अभी जो 12 फरवरी को पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ न कुछ फंस जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वायु का परवैद्युतांक होता है? तो वायु का परवैद्युतांक 1 होता है। दूसरा है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही चीज़ होती है, पदार्थ पर निर्भर करता है। स नंबर का है, वृत्ति धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी लूप के तल के लंबवत। लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल। इसके बाद हम ई नंबर का देख लेते हैं। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में चुंबकीय वेक्टर y दिशा में हो तो संचरण की दिशा क्या हो जाएगी? z दिशा, क्योंकि ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ नंबर में देख लेते हैं, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो आवृत्ति का मान नहीं बदलता है। उत्तर लिखने का तरीका ये है, एग्जाम में इस तरह से आपको नंबर डालना है। ये आबा सादा इसमें दिया है तो वही नंबर डालना है, जो सही है उसका ऑप्शन लिख करके सही इसमें शब्द लिखना है। इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान देख लेते हैं। तो पहला है, फोटान का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, रिडबर्ग नियतांक का मान होता है। तो रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर या मीटर का इन्वर्स ऐसे। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान खाली स्थान का पूर्ण गुणज होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। चौथा है, सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए इसके आगे का भी और देख लेते हैं। ये 5वां नंबर, 3μF के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो संयोजन की तुल्यधारिता होगी। तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है 1/c = होता है 1/c1 + 1/c2 और प्लस होता है 1/c3। इस फार्मूले से इसको हल कर देंगे तो 1/c = हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा आगे करके 3/3, इसको भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको सीधा भी करेंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा? 1μF। इस तरह से निकल आएगा। इसके बाद 2 समानांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल प्रकृति का होगा। जब समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो आकर्षण प्रकृति का होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला, सत्य की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, असत्य है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर ये पहला वाला सत्य हो गया, ऋणात्मक होती है। माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन का कारण है, ये सत्य है। 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, ये सत्य है। हाइड्रोजन की परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये भी सत्य है। इस तरह से सत्य करना है। अब आ जाते हैं सही जोड़ी में। तो सही जोड़ी देख लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। इसके बाद चालकता का मात्रक साइमन होता है, लेकिन इसमें साइमन नहीं दिया तो ओम इनवर्स हो गया। फिर यहाँ प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। फिर ये विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है वोल्ट। फिर यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वेबर। फिर यहाँ पर स्व प्रेरकत्व, इसका मात्रक होता है हेनरी। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिला करके आंसर इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, तो ये 0 होता है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है? कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? जिसका कोणीय संवेग h/2π हो। फिर चौथा है, यहाँ सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें उदासीन होती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और उदासीन होती हैं। फिर ये है, नीले व लाल प्रकाश में कौन सा रंग प्रकाश के प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होगा? तो नीला प्रकाश जो है अधिक विचलित होगा। इसके बाद इसका 6वां प्रश्न देख लेते हैं। एक बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसके सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है।
तो बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात है, यहाँ पर 9 ओम का प्रतिरोध जोड़े तो R बराबर 9 ओम हो गया। अब ये इसका बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो 40 है, बाद में कितना हो जाता है 30, तो उसका भी विभवांतर हो जाएगा 30 वोल्ट। अब आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हम जानते हैं R बराबर E/V-1 इंटू R। तो यहाँ पर E का मान 40 है, V का मान 30 है, यहाँ 1 लिख दिए, R का मान 9 है तो 9 लिख दिए। इसके बाद हम इसका 30 का इधर त्रिया गुणा करेंगे तो 40 - 30 और गुणे 9 हो गया। 40 में 30 घटाएंगे तो 10/30 आ जाएगा, गुणे 9 हो गया, यहाँ 0 0 कटेगा, यहाँ 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान 3 ओम हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करना है। इसके बाद इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अथवा वाला 6वां का। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमको धारा का मान पता है 1 एम्पियर, यहाँ धारा लिखा हुआ है और समय दिया है 1 सेकंड, तो यहाँ पर 1 सेकंड हो गया। अब हम जानते हैं I बराबर होता है Q/T और Q का मान होता है NE, तो ये हो जाएगा I बराबर NE/T। हमको N निकालना है तो इसका गुणा कर देंगे तो IT/E हो जाएगा। इस तरह से यहाँ कर हमको सूत्र बना लेना है। सूत्र बनाने के बाद I का मान 1 है, T का मान 1 है, ये रख दिए। E का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यहाँ न दिया रहेगा, अपने को याद रखना है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। यदि इसको हम दशमलव हटाएंगे 1.6 का तो ये 10/16 हो जाएगा, 10⁻−19 से ऊपर जाके +19 हो गया। यहाँ से 19 से 1 शून्य और ले लिए, 1 10 और ले लिए तो ये 100 हो गया, तो 100/16 हो गया। इसकी घात 1 कम हो गई, 10⁻18 हो गया। इसमें भाग कर देंगे 100 में 16 का 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न है, एम्पियर के परिपथी नियम लिखिए। तो किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के μ0 गुना होता है, जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है और ये सूत्र होता है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर एम्पियर के परिपथी नियम को लिखेंगे। फिर यही 7 का 8वां प्रश्न है, संधारित्र दिश धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है, क्यों। तो 7वें का उत्तर देख लीजिए। संधारित्र का जो प्रतिघात होता है Xc बराबर 1/ωc या ओमेगा का मान 2πν होता है, तो 1/2πνc होता है। अब प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति शून्य नहीं होती है, अतः जब ये न्यू का मान शून्य नहीं होगा तो प्रतिघात कुछ न कुछ होगा, ये इसको जाने देता है। अब दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति का मान शून्य होता है, तो यहाँ पर यदि न्यू का मान शून्य रखेंगे तो Xc का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जब अनंत प्रतिघात उत्पन्न करेगा तो यह संधारित्र दिष्ट धारा को पूर्णतः क्या करेगा, रोक लेता है। तो इस तरह से हमको जवाब देना है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति शून्य नहीं होती, इसलिए इसको जाने देता है, और दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है जिससे प्रतिघात अनंत हो जाता है और ये उसे रोक लेता है। इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिए। तो चलिए इसका देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र भी लिख देना है, φB = BA cos θ इसका सूत्र हो गया। इसका मात्रक क्या है, वेबर है, तो ये वेबर लिख दिए। इसी तरह से 8वां का जो अथवा वाला प्रश्न है वो है लेंज का नियम। तो इसका लेंज का नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। इस तरह से इसका आंसर देना है। अब आ जाते हैं 9वें नंबर के प्रश्न में। तो चलिए 9वां प्रश्न है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या ज्ञात है, वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो F बराबर R/2, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ माइनस लगा देना है क्योंकि अवतल के लिए जो फोकस दूरी होती है माइनस होती है, तो ये -20/2 हो जाएगा, तो -10 सेंटीमीटर हो गया। फिर उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है, R 20/2 हो गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ उत्तल के लिए धन का चिन्ह होता है तो धन लगाने की जरूरत नहीं है, धन यहाँ लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं 9वां का अथवा वाला प्रश्न ही है। तो ये है अथवा प्लस, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको ज्ञात है μ बराबर 1.5 और हम जानते हैं μ बराबर C/V होता है, माने वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ से हमको v निकालना है, तो v का पक्षांतर इधर कर देंगे इधर की ओर, तो C/ क्या हो जाएगा, μ हो जाएगा। C का मान आपको इसमें प्रश्न में दिया है, तो ठीक है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और μ का मान 1.5 है। यदि हम इसका दशमलव हटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, इस तरह से 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। इसके बाद 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं।
तो जो धारा निर्वात में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा देना है। इसी का 10वां का अथवा क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों? तो जब प्रकाश साबुन के बुलबुले पर आपतित होता है तो उसके पतली परत के सामने और पीछे की सतहों से आने वाले प्रकाश के बीच व्यतिकरण हो जाता है, जिससे साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, डी ब्रॉगली तरंग क्या है? डी ब्रॉगली तरंग का समीकरण लिख लीजिए। तो चलिए इसमें 11वां प्रश्न को फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। तो डी ब्रॉगली तरंग क्या है? गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। अब डी ब्रॉगली तरंग का समीकरण होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम ही। तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, एच प्लांक नियतांक है, एम कण का द्रव्यमान हो गया और कण का वेग होगा। इस तरह से हमको लिखना है। अब 11वां का अथवा वाला प्रश्न है, बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? तो यहाँ पर प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है एल बराबर एच अपॉन 2 जहाँ एल कोणीय संवेग और एच प्लांक नियतांक है। क्योंकि यहाँ एन एच अपॉन 2 होता है तो यहाँ का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, पी एन संधि डायोड क्या है? तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ डोपिंग विधि द्वारा जोड़ते हैं तो प्राप्त युक्ति को पी एन संधि डायोड कहते हैं। इसके बाद इसी का अथवा वाला प्रश्न है 12 का, किसी शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है। अब यहाँ 2 नंबर का है तो इसका कारण भी देना, क्यों बढ़ती है? क्योंकि अधिक ताप पर उसके परमाणुओं के बीच कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे होल इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इस तरह से यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न खत्म हुए। अब 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसी पैटर्न में परीक्षा में भी आएगा। 13वां प्रश्न से आपका 3-3 नंबर का आएगा। तो 13वां प्रश्न है, किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब इसको प्रभावित करने वाला कारक यहाँ ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। द्रव में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। विद्युत अपघट्ट के ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। इस तरह से हमको लिखना है। इसी के बाद इसी 13 का अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 13वां का अथवा वाला प्रश्न है, अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। अनुगमन वेग क्या है? अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध लिखिए। इस प्रश्न को देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के निश्चित दिशा में औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद इस तरह का हमको चित्र बना लेना है। तो यहाँ पर ये एल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आई है, यहाँ वी डी लिखा है, ई लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है, यहाँ बैटरी लगी है तो प्लस और माइनस सिरा आप दर्शा सकते हैं। अब चित्र के बारे में मान लीजिए लिखते हैं कि माना चालक की लंबाई L हो गया, परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो गया, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व N हो गया, अनुगमन वेग VD हो गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चालक का आयतन। तो चालक का आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ लंबाई है तो लंबाई लिख दिए हैं। फिर चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जो क्षेत्रफल आया है उसमें N का गुणा और कर दिए हैं। फिर चालक में कुल आवेश है तो उसमें E का गुणा और हो गया है। अब चालक में प्रवाहित धारा है, हमको जानते हैं I बराबर Q/T होता है। तो जो Q का मान है ये हो जाएगा NEL। तो यहाँ पर NEL अपॉन क्या लिख दिए हैं? T लिख दिए हैं। अब जो यहाँ पर L/T है, यहाँ इस सूत्र में L/T है तो L का मतलब हो गया दूरी और T का मतलब समय, दूरी बटे समय वेग होता है, उसको अनुगमन वेग कहते हैं। तो L/T को यहाँ पर NEAVD लिख देंगे। यहाँ से ये सब नियतांक है तो I समानुपाती क्या हो जाएगा? VD का मतलब अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर चालक में प्रवाहित धारा अनुगमन वेग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसके बाद हम 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित करिए। तो सबसे बायो-सेवर्ट के लिए इस तरह से चित्र बनाना है। x है, ये y है, इसमें प्रवाहित धारा I है, ये DL अल्पांश है, यहाँ थीटा है, यहाँ r है, यहाँ p है, p बिंदु पर क्रॉस का साइन लगा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स वाई एक तार हो गई, I धारा प्रवाहित हो रही, इसका अल्पांश DL है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, dB समानुपाती I। फिर ये अल्पांश की लंबाई के समानुपाती है, dB समानुपाती DL। फिर ये dB समानुपाती साइन थीटा अल्पांश तथा P बिंदु पर मिलाने वाली रेखा के बीच थीटा कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर ये dB समानुपाती 1/r²। तो इसका मतलब अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम चारों को मिला लें तो यहाँ पर हमारे पास I है, फिर ये DL है, फिर ये साइन थीटा है, फिर 1/r² है। तो इस तरह से चारों को मिलाने पर ये बन जाएगा dB बराबर IDL साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ों को वैसे उतार देंगे। अब यहाँ k का मान जो होता है SI पद्धति में ये होता है μ0/4π बराबर 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यदि इसको नहीं भी लिखना है तो इतना कम से कम लिखना पड़ेगा। तो k की जगह μ0/4π लिख दिए और इस तरह से ये बायो-सेवर्ट का नियम हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं
एम्पियर की परिभाषा, तो यदि 1 मीटर की लंबाई तथा 1 मीटर की त्रिज्या वाले चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। इस तरह से हमको एम्पियर की परिभाषा देना है, इसके हिसाब से बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार हमको देना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√3 गुना होता है। तो यहाँ पर पहले उसकी परिभाषा लिख देंगे। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान या धारा का प्रभावी मान, आभासी मान, इसको ऐसा भी बोल देते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का वह मान जो एक चक्र में किसी प्रतिरोध पर उतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी की दिष्ट धारा करती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अधिक परिभाषा के लिए चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अब मैं डिटेल से ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, केवल इनकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसकी परिभाषा से हम निकलेंगे तो दिष्ट धारा में उत्पन्न ऊष्मा बराबर एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा में उत्पन्न ऊष्मा। ऊष्मा का सूत्र जो होता है H बराबर होता है I²RT, और इसी सूत्र को हम यहाँ पर मॉडिफाई करके यहाँ पर लिखे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा I², यहाँ भी लिखा R और यहाँ हो जाएगा T। बस I² के साथ RMS लगा देते हैं, यही सूत्र हम इधर लिख दे रहे हैं। इधर भी वही सूत्र लिखा, I² लिखा, R लिखा है, बस T की जगह DT लिख दिया है, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा है हर क्षण बदलती रहती है। और इसका हम कुल धारा एक चक्र की बात कर रहे हैं तो 0 से T तक एक चक्र कहला गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि R कट जाएगा और इस T का पक्षांतर कर दें तो 1/T आ गया। तो इस तरह से ये सब स्टेप आ जाएगा। अगला स्टेप देख देते हैं। यहाँ जो I का मान है, यहाँ तो I का मान जो होता है वो I² I0 sin ωt होता है। ये I है तो I का मान होता है I0 sin ωt, इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर क्या कर दिए हैं, जो I0 है स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ स्क्वायर इसमें भी हो जाएगा, स्क्वायर इसमें भी हो जाएगा, तो यही स्क्वायर बाहर कर दिए हैं तो I² ये आ गया और यहाँ sin² ωt हो गया। अब sin² ωt का मान जो होता है 1 - cos 2 ωt होता है, इसको याद करना पड़ेगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगले स्टेप में क्या किया है कि इस 2 का इधर लिख दिए हैं, 2 इधर है तो इधर कर दिए, पक्षांतर नहीं, केवल अरेंजमेंट व्यवस्था है। तो I0² है और 2T हो जाएगा, ये पूरा लिखा है, इसी तरह से इसको उतार दिए हैं। अगले स्टेप में इसका हम समाकलन करेंगे तो देख लीजिए क्या हो गया, इस तरह से उतार दिए। एक का समाकलन क्या हो जाता है T, और यहाँ cos 2 ωt का हो जाएगा sin 2 ωt/2ω, इस तरह से। और यहाँ पर जो लिमिट है यहाँ लिख देंगे 0 से T। अब क्या करेंगे, अब ये लिमिट हटाएंगे तो जहाँ जहाँ T है, जैसे ये T है तो इसकी जगह कैपिटल T लिख देंगे, यहाँ T है तो यहाँ भी कैपिटल T लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 0 भी लिखना है तो इस T की जगह भी 0 लिखेंगे, इस T की जगह भी 0 लिखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो T होता है तो T का मान 2π/ω होता है, जिससे इसका मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर T बचेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये T कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, स्क्वायर हटाएंगे, यदि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, और 2 में तो स्क्वायर नहीं है तो ये √2 लग जाएगा। इस तरह से ये वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध होता है। अब अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। तो इसमें 3 अंतर लिखने, 3 नंबर का है तो 3 अंतर लिखना है। इसमें ज़्यादा अंतर लिखे हैं, आप अपने चॉइस से लिख सकते हैं। 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्राप्त होता है। एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। सभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती हैं। यहाँ उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः घटती जाती है। सभी दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। केंद्रोच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्टों की दोगुनी होती है। दीप्त अदीप्त फ्रिंजों के बीच का विपर्यास अच्छा होता है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच का विपर्यास अच्छा नहीं होता है। इस तरह से अंतर लिखना है। इसमें फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है, इसमें फ्रिंजों की संख्या कम होती है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं अगला इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर समझते हैं, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है, जिनसे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यदि माध्यम समांगी हो तो द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शी तल नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हमको ये 3 बिंदु लिखना है। 3 बिंदु के लिखने के बाद ये हमको चित्र बना देना है। अब हम इसके 16 नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। तो 16वां प्रश्न है, बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा का वेग का व्यंजक देख लेते हैं। बोर के द्वितीय प्रतिबंध से L बराबर NH/2π होता है। अब ये हम लिख लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये L का सूत्र होता है, L बराबर होता है mvr। ये इस तरह से ये कोणीय संवेग का सूत्र होता है। केवल हमको क्या करना है, nवीं कक्षा बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर यहाँ n और यहाँ भी r के नीचे भी n लगा देंगे। अब यहाँ से हमको vn निकालना है, तो m और r को हम पक्षांतर कर दिए हैं, नीचे कर दिए हैं।
अब यहाँ पर जो है आर एन का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिज्या हम पहले निकाल चुके हैं, इसके चैप्टर वाले वीडियो में देखेंगे तो आपको ये मान पता चल जाएगा। यहाँ पर आर था, ये देख लीजिए, यहाँ पर आर था, इस आर एन की जगह आर एन का मान रख दिए हैं। अब ये बटे में है तो यदि हम इसको गुणे में लिखना चाहते हैं तो उल्टा कर देंगे, ये ऊपर चला गया है, ये नीचे कर दिए हैं, गुणे में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पाई है पाई से कट जाएगा, एम है जो एम से कट जाएगा, यहाँ पर एक n है तो इस n से कट जाएगा, और एक h है तो इस तरह से h से कट जाएगा। तो ऊपर सिर्फ क्या बच रहा, ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर लिख दिया। नीचे क्या बचा, e बचा है, एप्सिलॉन बचा है, n बचा है, n और h बचा है, तो यह लिख दिए हैं 2nh एप्सिलॉन। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसके nवीं कक्षा के वेग का व्यंजक है। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ इसमें एक भारी नाभिक मध्यवर्ती हल्के नाभिकों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। यह श्रृंखला अभिक्रिया है, यह श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। यहाँ इसका उदाहरण देना चाहें तो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। 3 अंतर हैं तो कोई दूसरे अंतर भी दे सकते हैं। इसका परमाणु कचरा परमाणु चुनौती नहीं, इसका परमाणु कचरा जो होता है इसमें से होता ही नहीं है। इसे नियंत्रित करने की तकनीक है, इसे नियंत्रित करने की तकनीक नहीं है। इसका कच्चा माल दुर्लभ और महंगा होता है, इसका कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब इसका अगला देख लेते हैं। पदार्थ की समान मात्रा में उत्पन्न ऊर्जा कम होती है, पदार्थ की समान मात्रा में उत्पन्न ऊर्जा अधिक होती है। एटम बम परमाणु रिएक्टर के ऊर्जा स्रोत इसी पर आधारित होते हैं, और ये सूर्य तारे हाइड्रोजन बम के ऊर्जा का स्रोत इस क्रिया पर आधारित होते हैं। इसके बाद हम इसका 17वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 17वां प्रश्न है, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में समझाइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अग्रभिनत समझ ले कि होता क्या है। जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी को ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो अग्रभिनत कहलाता है। मतलब पी को पॉजिटिव से जोड़ दें और एन के निगेटिव से जोड़ दें, माने तो ये क्या कहलाता है, अग्रभिनत कहलाता है। इस तरह से हमको चित्र बना देना है, और इस चित्र के बारे में थोड़ा सा हमको इसकी कार्यविधि का बताना है कि क्या है। जब आरोपित वोल्टेज प्राचीर वोल्टेज से अधिक होता है तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे में तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे में प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं, जिससे संधि पर इलेक्ट्रॉन और होल संयोग करते हैं, जिससे एम कोटि की धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे अग्रधारा कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पी क्षेत्र में होल होते हैं जिसमें धनावेश होता है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें ऋणावेश होते हैं। ये धन से प्रतिकर्षित करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, ये ऋण से प्रतिकर्षित होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ संयोग करेंगे जिससे इसमें धारा बहती है। इसे हम क्या कहते हैं, अग्रधारा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत की। तो जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे पश्च अभिनत कहते हैं। माने उल्टा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव को किससे जोड़ दें, निगेटिव का, ये निगेटिव वाला है तो निगेटिव को किससे जोड़ दें, पॉजिटिव से। उल्टा उल्टा जोड़ते हैं तो इसे उत्क्रम अभिनत कहते हैं। अब आरोपित वोल्टेज प्राचीर वोल्टेज को बढ़ाता है, अतः पी क्षेत्र के होल बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे संधि पर धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर से देख लेते हैं, पी क्षेत्र में होल होते हैं उसमें धनावेश होता है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें ऋणावेश होता है। अब ये जो धनावेश हैं बैटरी के ऋण सिरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर आकर्षित हो जाएंगे, जिससे ये संधि से दूर चले जाते हैं और संधि में धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन उसमें प्रक्षोभ के कारण पी क्षेत्र में अल्प इलेक्ट्रॉन तथा एन क्षेत्र में अल्प होल उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण म्यू ए कोटि की अल्प धारा प्रवाहित होती है, जिसे पश्च धारा कहते हैं। इसके बाद हम इसमें इसका अभिलाक्षणिक वक्र भी बनाएंगे। तो संधि पर आरोपित वोल्टेज और बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा के बीच खींचा गया वक्र ही अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अब यहाँ जो ये मान है, ये मान आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको ये भर बना देना है, ये जो प्लस बनाना है माने अक्ष बना देना। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसा करके इधर बना देना और ऐसा करके इधर बना देना। इस तरह से आपको वक्र का निर्माण करना है। इसके बारे में थोड़ा सा भी लिखना है कि अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाने पर अग्रधारा का मान बढ़ता है, और एक विशेष वोल्टेज पर इसका मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है, जिसे नी वोल्टेज कहते हैं। तो ये अग्र वोल्टेज है, या इसका मान बढ़ाएंगे तो अग्रधारा का मान बढ़ता है, अग्रधारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, अचानक तेजी से बढ़ जाएगा। जिस वोल्टेज पर तेजी से बढ़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, नी वोल्टेज कहेंगे। अब बात करते हैं पश्च वोल्टेज। तो पश्च वोल्टेज ये कहला गया और पश्च धारा ये कहला गई। तो जैसे जैसे हम पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, पश्च धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक तेजी से बढ़ जाता है। जिस विशेष वोल्टेज पर तेजी से बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, जेनर भंजन वोल्टेज। इसी का अथवा क्वेश्चन देखते हैं। अथवा क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन की निम्न शीर्षकों के आधार पर करिए। विद्युत परिपथ कार्यविधि, निवेशी एवं निर्गत विभव का चित्र। चलिए इसको समझते हैं। दृष्टिकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टिधारा में परिवर्तित करता है, दृष्टिकारी कहलाता है। अब यहाँ पर ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी है, इसको समझ लेते हैं।
अब अर्ध तरंग दृष्टकारी का ये चित्र बना हुआ है, इस तरह से चित्र बनाना है। इसमें एक डायोड लगा रहता है, ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है और इसका ये निर्गत निवेशी वक्र हो गया। इसको आप अंतिम में भी बना सकते हैं। अब इसमें चित्र के बारे में लिखना है क्या कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। तो इसमें हम प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगा रहे हैं प्राथमिक कुंडली में, तो इसकी द्वितीय कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है, ये हमको लिखना है। अब जब इसका प्रत्यवर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलता है तो जो ये ए वाला हिस्सा होगा, यहाँ पर ए वाला बिंदु है, तो जो ए होता है ये धनात्मक हो जाता है और बी वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड डी क्या हो जाता है, अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। जबकि यहाँ पर देख लेते हैं जब ऋणात्मक अर्धचक्र चलेगा तो बिंदु ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात ये ऋण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, जिससे डायोड पश्चाभिनत हो जाएगा, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि धनात्मक चक्र में हमको धारा मिल रही है, लेकिन जब ऋणात्मक चक्र चलता है तो यहाँ का खाली है, धारा नहीं मिलती है। इस तरह से हमको वक्र बना देना है और इसी चीज़ को लिख देना कि इस प्रकार धनात्मक चक्र में धारा प्रवाहित होती है तथा ऋणात्मक चक्र में दृष्टधारा प्राप्त नहीं होती है। इसे अर्धतरंग दृष्टकारी कहते हैं। इसके बाद हम 18वां प्रश्न देख लेते हैं। लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए, या इसी को बोलते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र निकालिए। तो इसमें हम पहले इस तरह का चित्र बना लेंगे। इसमें दो सतह हो गई, एक ए बी हो गया, एक सी डी हो गया, यहाँ पर आई और I1 हो गया और यहाँ पर ओ जो है ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। यहाँ पर ध्यान देना है कि एक सूत्र लगेगा म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। बस ये सूत्र बन जाए और चित्र बन जाए तो ये सवाल बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसको करना कैसे देखिए। माना दो गोली पृष्ठ ए बी और सी डी हैं, तो देख लीजिए एक पृष्ठ ये ए बी हो गया, दूसरा पृष्ठ ये क्या हो गया, सी डी हो गया। इनकी वक्रता त्रिज्या R1 R2 है। अब यहाँ पर इसके मुख्य अक्ष पर O बिंदु वस्तु है जिसकी दूरी क्या है, U है, तो इसकी दूरी यहाँ पर क्या है, U है। अब दोनों पृष्ठों पर हम अलग अलग इस सूत्र को लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं AB पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब है I1 पर बनता है जिसकी दूरी क्या होती है, V1। तो अभी मैं सूत्र लिखा था म्यू माइनस 1/R, तो सिर्फ R1 कर देना है। म्यू अपॉन V लिखा था तो वहाँ V1 कर देना है और वहाँ पर 1 अपॉन U था तो 1 अपॉन U कर देना है। इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद इसी प्रकार CD पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा और I प्रतिबिंब का कार्य करेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, V। फिर से वही सूत्र लिखना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है म्यू की जगह 1/म्यू लिखेंगे, क्योंकि इस बार प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ की ओर जाता है, विरल माध्यम। जैसे ये दो पृष्ठ हैं तो पहले ये वायु से कांच में गया, फिर कांच से किस में जाएगा, वायु में जाएगा, तो यहाँ से ये विरल से सघन में गया, यहाँ सघन से विरल में जाता है, इसलिए अपवर्तनांक को बटे में लिखते हैं। फिर यहाँ एक की जगह एक ही लिख दें। फिर यहाँ म्यू है तो जहाँ म्यू होगा वहाँ 1/म्यू लिख देंगे। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है, देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, V पर, तो यहाँ V लिख दिए। और जो वस्तु की दूरी है वहाँ पर क्या हो जाएगी, वस्तु I1 है, इसलिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। इस तरह से हम लिखेंगे। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ पर हम म्यू का गुणा कर दिए हैं, तो यदि इसमें म्यू का गुणा करेंगे, इस वाले पद में म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू कट के क्या हो जाएगा, 1 में म्यू का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू। यहाँ म्यू का गुणा करेंगे तो कट जाएगा तो बचेगा 1, इसमें म्यू का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू। इस तरह से इस पद में हम म्यू का गुणा कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 से हम ये लिख लेंगे, देख लीजिए ये समीकरण 1 से आ गया, फिर प्लस लगा के ये समीकरण 2 से लिख लिए हैं, ये समीकरण 2 से आ गया है। अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरे पक्ष का देखते हैं, तो दूसरे पक्ष में ये समीकरण 1 से हम ये पूरा उतार दिए हैं, ये देख लीजिए समीकरण 1 का उतार दिए हैं। फिर यहाँ पर समीकरण 2 को उतार दिए हैं, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये म्यू माइनस 1 और म्यू माइनस 1 है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 1/R1, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यों आ गया कि ये 1 माइनस म्यू है, हम निकाल रहे हैं म्यू माइनस 1, और यहाँ पर 1/R2 है तो 1/R2 लिख लेंगे। यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो ये इस तरह से 1/V माइनस 1/U बचेगा। आगे का स्टेप हम देखते हैं यहाँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं U बराबर यदि अनंत हो, यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। तो जो अभी हमारा सूत्र आया था इसमें V की जगह पर हम ये V का मान रख देंगे क्या, F, और U की जगह पर हम लिख देंगे अनंत। तो यहाँ पर अनंत जो है भाग करेंगे तो शून्य हो जाएगा। इस तरह से 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। यही लेंस निर्माता सूत्र है। इसी का अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। अथवा प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर नहीं अनंत पर बने।
तो अब देख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा। ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें या न लिखें। वह प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित या बड़ा करके देखा जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सिद्धांत लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि नहीं पूछा है तो ज़रूरत नहीं है। वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखने पर वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। यही सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का चित्र बना लेना है। यहाँ पर लेंस हो गया, यहाँ पर वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया, यहाँ पर इसकी दूरी यू हो गई, यहाँ पर जो कोण लिखा है वो बीटा हो गया, यहाँ पर जो कोण लिखा अल्फा हो गया, यहाँ पर एक बिंदु नहीं लिखा है, उस बिंदु को हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। अब हम आवर्धन क्षमता इसकी लिखेंगे। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण का मान कितना है, बीटा, तो यहाँ बीटा लिख दिए, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित कोण अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा लिख दिए। इस तरह से परिभाषा से हम ये सूत्र बनाने m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे का हमको कैसे करना है, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ m बराबर बीटा अपॉन अल्फा हो गया। यदि अल्फा और बीटा का मान छोटा है तो यहाँ पर tan बीटा लगा देंगे, tan अल्फा, tan अपने से लगा सकते हैं यदि छोटे मान है। अब tan बीटा का मान है तो tan बीटा का मान यहाँ पर बीटा बन रहा है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज में लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, OB। तो यहाँ पर AB बटे OB लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर tan अल्फा लिखा है, तो यहाँ पर tan अल्फा देख लेते हैं। tan अल्फा का मान यहाँ पर देख लेते हैं, इसका लंब क्या है, AB, और इसका आधार क्या है, EB। तो इस तरह से यहाँ पर EB लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं AB कट गया है, BE ऊपर चल गया है, तो BE अपॉन क्या हो गया, OB हो गया। अब यहाँ पर चिन्ह की परिपाटी लगा देंगे। BE का मान U है और यहाँ पर EB का मान क्या है, D है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इनका मान रख देंगे। देख लीजिए यहाँ पर चिन्ह की परिपाटी से BE का मान -D और OB का मान हो गया -U, माइनस माइनस कट जाएगा तो D अपॉन U हो जाएगा। इस तरह से हमको इसको करना है। इसके बाद लेंस सूत्र में हम जो है मान रखेंगे, f की जगह +f रख दिए, v की जगह -d लिख दिए, u की जगह -u रख दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f, 1/-d और -1/-u। जो हमारा सूत्र होता है लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/v - 1/u। इस तरह से यहाँ पर हमको मान रख देना है। अब मान रखने के बाद हम पर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये -1/d हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, d का गुणा करके देंगे तो d/f हो जाएगा। इसमें dd का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 + d/u हो जाएगा। इस तरह से सूत्र आ जाएगा। 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 1 + d/f आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप देखते हैं कि d/u का मान कितना है। तो समीकरण 1 से आप देखेंगे तो d/u का मान देख लीजिए m है, तो यहाँ पर उसके स्थान पर हम m लिख दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगले स्टेप में यहाँ पर जो है d/u की जगह m हो गया, 1 + d/f आ गया। अब यहाँ पर हम अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इस तरह से हमको इसको करना है। अब ये चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद हम पर देख लेना है कि यहाँ पर यदि अनंत पर तभी बनेगा जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर। तो समीकरण में हमारे पास जो पहला समीकरण था m बराबर d/u था, u की जगह सिर्फ f रख देंगे तो इस तरह से अनंत पर आ जाएगा। इस तरह से इसको हल करना है। इसके बाद देख लीजिए अगला 19वां नंबर का प्रश्न है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो गतिक विद्युत वाहक बल देख लेते हैं। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर चित्र बनाना है। चित्र में जो क्रॉस है ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है और चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। ये क्रॉस का मतलब वही होता है। अब यहाँ पर ये जो आई है इसमें बहने वाली धारा हो गई चालक में, ये इसका वेग हो गया। इस डंडे को इधर या चालक को इधर चला रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई है x हो गई, इसकी लंबाई कितनी हो गई, l हो गई। इस तरह से हमको चित्र को बना देना है। अब चित्र के बारे में लिख देना है कि माना है कि आयताकार चालक PQRS है जिसकी लंबाई l है, इसकी चौड़ाई x है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखा गया है। तो लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है φ = BA cos थीटा। यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाएगा, इसलिए cos लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जो a है, a को हटा दिए हैं। तो a क्यों हट गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ लंबाई l थी और चौड़ाई x थी, तो lx लिख दिए, इसलिए इसकी जगह lx लिख दिए। यदि छड़ PQ को स्थिर वेग v से चलाया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से, तो ये फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर -d∅/dt होता है। तो ये -d/dt, फाई का मान क्या लिख दिए, BLX, इस तरह से लिख दिए हैं। अब यहाँ पर BL काम कर दिए हैं तो ये हो जाएगा -dx/dt। अगले स्टेप में हम देखते हैं
यहाँ बी एल तो है लेकिन यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी, और ये माइनस को हम हटा करके क्या लिख दिए वी, क्योंकि ये विस्थापन बटे समय बराबर क्या होता है, वेग होता है, तो इसलिए यहाँ पर बी एल को इस तरह से ये गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी का अथवा वाला, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए सिद्ध कीजिए पी एवरेज ए वी जी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू क्या होता है कॉस फाई। तो चलिए इस सूत्र को स्थापित करते हैं। सबसे पहले देख लेते किसी परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी होता है, ये लिख दिए। परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, इसको लिख दिए, जहाँ फाई वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर है। अब यहाँ पर तात्क्षणिक शक्ति पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई, तो यहाँ पर जो है वी का मान रख देंगे, ये देख लीजिए वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये जो वी का मान है ये वाला लिख दिए। फिर इसके बाद आई का मान ये वाला, यहाँ पर आई का मान रख देना है। इसका मान रखने के बाद 2 का हम गुणा कर दिए हैं, 2 का भाग कर दिए, बाकी सारी चीज़ें वैसे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमको सूत्र लगाना है, तो सूत्र लगा करके देखते हैं कि यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, वी नॉट है तो वी नॉट लिख दिए, आई नॉट है तो आई नॉट है। अब यहाँ पर हम ये सूत्र लगाएंगे तो कॉस की जगह हम पर यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, कॉस ए में से बी को घटाना, माने ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस फाई घटाएंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा फाई, इस तरह से डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद कॉस, यहाँ पर माइनस कॉस है तो माइनस कॉस लिख दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी करना है, मानी ओमेगा टी में ओमेगा टी जोड़ेंगे तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस फाई है तो माइनस फाई, इस तरह से डायरेक्ट जोड़ करके यहाँ पर सूत्र लगा देना है। इसके बाद हम जानते हैं कि एक पूर्ण चक्र में इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये तात्क्षणिक शक्ति थी, ये औसत शक्ति की बात, पूर्ण चक्र में औसत शक्ति होती है, तो पी ए भी लिख दिया यहाँ पर 1/2, और ये भी जीरो लिख दिया, आई जीरो लिख दिया, यहाँ पर कॉस फाई लिख दिया, इसका मान तो 0 होता है तो उसको हटा दिए। अब ये जो √2 है इसको 2 बार लिख देंगे, √2, यदि इसको गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी नॉट अपॉन √2 को वी आर एम एस लिखते हैं, आई नॉट अपॉन √2 को आई आर एम एस लिखते हैं, कॉस फाई हो गया। इस तरह से सूत्र स्थापित करना है। अब चलिए इसका 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले गॉस प्रमेय का कथन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें यह भी पूछा है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ पर ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसका ये सूत्र लिख देंगे। इस तरह से गॉस का प्रमेय लिखेंगे। फिर इसमें इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो रेखीय आवेश का मतलब वही है आवेश के अनंत लंबाई तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले ये हमको एक चित्र बना लेना है। चित्र बनाने में हमको ध्यान रखना है, ये बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आवेश नहीं बना है, यहाँ पर तार के अगल बगल जो है प्लस प्लस का चिन्ह लगा देना है, कुछ तार के अगल बगल लगाना है, पूरे में नहीं लगाना है। यह इस तरह से हम ये चित्र बना देंगे। चित्र बनने के बाद यहाँ पर 3 सतह हो जाएगी, ये S1 हो गया वृत्ताकार, ये S2 हो गया इसका वक्री पृष्ठ, और ये भी क्या हो जाएगा वृत्ताकार पृष्ठ हो जाएगा। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक के लंबवत होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत इस तरह से बाहर की ओर हो जाएगी। इसके बाद इसके पृष्ठ का क्षेत्र सदिश देखते हैं, तो इसका क्षेत्र सदिश ds का मान ऊपर हो गया, इसके ds का मान यहाँ नीचे हो गया, और इसके ds का मान इसी दिशा में हो जाएगा। इस तरह से 3 पृष्ठों में हम डिवाइड कर लेंगे। अब इसके बारे में लिखना है, माना आवेश की अनंत लंबाई की तार है जिसमें आवेश घनत्व लैम्डा है, विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत होगा। माना इससे r दूरी पर P बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ पर P बिंदु है ज्ञात करनी है। अब r और l लंबाई के एक बेलनाकार गासी पृष्ठ की रचना करते हैं। ये जो बना है ये गासी पृष्ठ कहला गया, ये वाला गासी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। अब दोनों वृत्तीय पृष्ठ पर बल रेखाओं के समांतर हैं, इसलिए इससे जाने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो यहाँ पर E और ds के बीच का 90 अंश का कोण बनता है। तो जब 90 अंश का कोण बनेगा तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है EDS cos थीटा होता है, थीटा का मान cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए इसका चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाएगा। और ये लंबवत तभी हो जाएगा जब ये तल समांतर होंगे, क्योंकि क्षेत्र सदिश जो है लंबवत होता है। इसके बाद इसके अगला वाला देख लेते हैं, वक्र पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर d फाई इक्वल टू EDS cos 0 हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं। इस पृष्ठ में ds और E जो है एक समान दिशा में, इसलिए 0 कोण बन जाएगा। अब आगे का स्टेप हम देख लेते हैं। यहाँ d फाई इक्वल टू EDS लिख दिए हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो यहाँ पर d फाई से फाई हो जाएगा, क्योंकि ये कुल पृष्ठ का हो जाएगा। E की जगह E लिख दिए हैं, और ds के सामने क्या लगा दिए, समाकलन लग गया है। अब ये जो समाकलन ds होता है ये तो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर 2πrl लिख दिए हैं। तो ये फाई का मान 2πrl हो गया। लेकिन गॉस प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0 होता है, यहाँ पर फाई का मान ये वाला रख देंगे अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा E 2πrl। यहाँ फाई का मान यहाँ से उठा के रख दिए। अब इधर का लिखा ही है। अब इसके बाद यहाँ पक्षांतर कर देना है हमको, तो यहाँ पर 2πrl का यहाँ पक्षांतर कर दिए हैं। अगले स्टेप में जो Q है उसको हटाना है, L को हटाना है।
तो Q अपॉन L की जगह क्या लिख देना है, लैम्डा, क्योंकि Q अपॉन L जो है रेखीय आवेश घनत्व होता है उसको लैम्डा से दर्शाते हैं। इस तरह Q अपॉन L हटा करके लैम्डा लिख देना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है रेखीय आवेश के कारण वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर सूत्र स्थापित करना है। इसी का अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी संधारित्र की धारिता के ज्ञात कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के बीच मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दो तरह का प्रश्न आता है, समझ लेना है कि एक बार परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, एक बार परावैद्युत पदार्थ आंशिक भरा हो। तो यहाँ पर कौन सा शब्द दे दिया, आंशिक। तो आंशिक वाला हमको करना है। तो देख लीजिए ये चित्र हो गया। यहाँ पर दो प्लेटें हो गई, एक प्लेट P1 हो गई, दूसरी प्लेट P2 हो गई। इनके बीच की दूरी D है और जो आंशिक पदार्थ भरा है उसकी मोटाई कितनी है, T है। और इसको पृथ्वीकृत कर दिए हैं, इसमें जो है प्लस Q आवेश दिए हैं। एक डंडा खींच के आप इस चित्र में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस चित्र के बारे में लिखना है। तो माना समांतर प्लेट संधारित प्लेट हैं P1 और P2, जिनके बीच की दूरी क्या है, D है। प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। इनकी मोटाई T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ये देख लीजिए ये बना है परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ T मोटाई का P2 प्लेट को पृथ्वीकृत किया गया है। तो ये पृथ्वी से जोड़ा गया है। इस तरह से इसका संकेत होता है यहाँ। अब इसका प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A है। इतना चित्र के बारे में लिखना है। अब इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, फिर विभवांतर निकालते हैं, फिर धारिता निकालते हैं। तो सबसे पहले प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर E1 बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो गया, क्योंकि सिग्मा का मान Q अपॉन A होता है। अब दोबारा हमको निकालना है परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही सूत्र लिख देंगे, सिर्फ परावैद्युत माध्यम और लगा देंगे, K लगा देंगे। तो ये हो जाएगा Q बराबर एप्सिलॉन नॉट KA, क्यों सिग्मा का मान Q अपॉन A होता है। ये मान हम रख देंगे। अब प्लेटों के बीच का विभवांतर हमको निकालना है। तो विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। तो विद्युत क्षेत्र हम E1 की बात करते हैं, तो जो E1 है इसको छोड़ करके T को माइनस कर देंगे। तो D में से T माइनस कर देंगे तो ये वायु के लिए हो जाएगा। और E2T हो गया। तो E2T किसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। इसकी मोटाई T है तो ये हो जाएगा E2T। अब हम क्या काम करेंगे, जो E1 का मान है वो यहाँ से उठा करके E1 का मान रख दिए हैं, ये देख लीजिए। फिर यहाँ E2 है तो यहाँ पर E2 का मान रख दिए हैं। अब इतना मान रखने के बाद देख लेते हैं कि इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है ये कॉमन था। तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, D माइनस T बचा, और यहाँ T बचा है और K बचा है तो T अपॉन K बच गया। इस तरह से हम यहाँ पर विभवांतर निकाल लेंगे। विभवांतर निकालने के बाद हम अगला देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसका सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। तो ये हम लिख दिए हैं Q अपॉन V। यहाँ Q का मान हो गया, V की जगह पर ये पूरा मान रख देंगे। तो V की जगह पूरा मान रख दिया। अब यहाँ से Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से D माइनस T 1 माइनस K अपॉन ये इसका धारिता का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ से ये चैप्टर वो पूरा 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी पैटर्न में जो है परीक्षा में पेपर आएगा। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू। अच्छे से समझने के लिए आप चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं।